शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की। ये जो अध्याय है ये इस बुक का सबसे छोटा अध्याय है और सबसे सरल अध्याय है। इस अध्याय में से लिमिटेड क्वेश्चंस ही बनते हैं और जो काफ़ी सरल हैं और जिन्हें समझना काफ़ी आसान है। वैश्वीकरण की जो यूनिट है इसके लिए मंडल द्वारा 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यदि हम इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे तो हमारे लिए उन प्रश्नों को हल करना काफ़ी सरल हो जाएगा। इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने से पहले हम वैश्वीकरण की अवधारणा को समझेंगे कि वैश्वीकरण होता क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह अर्थात बहाव। प्रवाह कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में विचारों का पहुंचना, पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वस्तुओं का एक देश से दूसरे देशों में पहुंचना तथा लोगों का आजीविका के साधन में लोगों का आजीविका की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाना। या इसे संक्षिप्त रूप में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच विचार, व्यक्ति, वस्तु और पूंजी का प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत मैंने आज यहाँ सिर्फ 3 ही प्रश्नों को समाहित किया है और ये आपको कुछ पुराने याद हो तो उनको भी आप रिवाइज कर लें। मेरे हिसाब से मुख्य रूप से इसमें ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला, भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब अपनाई? तो 1991। दूसरा प्रश्न है, भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? 1991। आपको 1991 याद रखना है। इसमें 2 घटनाएं घटित हुई। पहला, वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत ने 1991 में अपनाई। दूसरा, नई आर्थिक नीति को भारत ने 1991 में अपनाया। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका किसकी है? प्रौद्योगिकी की। आगे अब हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये 2 अंक के आ सकते हैं इस अध्याय से। तो पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं या वैश्वीकरण से क्या आशय है? जैसा कि मैंने अवधारणा को स्पष्ट करते समय आपको बताया है कि एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात जो है वो प्रवाह है, अर्थात एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यक्ति, वस्तुओं, विचारों और पूंजी का प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। आपने इससे पहले जो मुख्य परीक्षा दी थी उसमें शायद वैश्वीकरण के अर्थ को किन्हीं और शब्दों में याद किया होगा। ज़्यादातर पुस्तकों में और गाइड में वैश्वीकरण की जो परिभाषा दी गई है वो है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो वो अर्थ भी सही है, वैश्वीकरण की वो अवधारणा भी सही है और ये भी सही है। आपको जो सरल लगता है आप उस हिसाब से उत्तर याद करके परीक्षा में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण के उदय के कारण लिखिए। वैश्वीकरण के उदय के कारणों में पहला कारण है प्रौद्योगिकी का विकास। टेक्नोलॉजी के विकास ने ही वैश्वीकरण को सफल बनाया है। टेक्नोलॉजी के कारण ही जो एकीकरण का विश्व के एकीकरण का स्वरूप है वो सार्थक हो पाया है। दूसरा है देशों की आपसी निर्भरता। कोई भी देश आज के समय में देखें तो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक देश किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर है। यहाँ तक कि महाशक्तियाँ भी अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हैं। उन्हें भी कई मामलों में किसी अन्य देश की आवश्यकता पड़ती है। तो देशों की इस परस्पर निर्भरता ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। अगला जो बिंदु है वो है उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति ने भी वैश्वीकरण को सफल बनाया है, वैश्वीकरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि उदारीकरण में राष्ट्रों के द्वारा जो व्यापार संबंधी प्रतिबंध होते हैं उनको कम किया जाता है, शिथिल किया जाता है, जिससे एक देश दूसरे देश में व्यापार सरलता से कर सकता है। अगला बिंदु है संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से देखा जाए तो विश्व में प्रत्येक देश में भिन्नता पाई जाती है। कोई देश किसी संसाधन में संपन्न है तो कोई देश किसी संसाधन में संपन्न है। अतः उनकी यह संपन्नता अलग अलग होने के कारण सभी देशों की संसाधनों संबंधी जो पूर्ति है वह स्वयं के बलबूते पर नहीं हो सकती। अतः संसाधनों की उपलब्धता के कारण भी देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक देश की टेक्नोलॉजी का उपयोग दूसरे देश के संसाधनों के दोहन में किया जा सकता है।
तो संसाधनों की दृष्टि से ये जो परस्पर निर्भरता है, इसने भी वैश्वीकरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला बिंदु है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। जो दुनिया सिकुड़कर छोटी हुई है, देशों की जो दूरी है वो कम हुई है, एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर व्यापार कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में जाकर बिक रही हैं। इसका जो मूल कारण है वो परिवहन और संचार के साधनों का विकास है। तो इन संसाधनों ने, परिवहन और संचार के साधनों ने वैश्वीकरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न क्रमांक 3, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण के उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टेक्नोलॉजी की है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण पर प्रौद्योगिकी का विशेष प्रभाव पड़ा है। इसी कारण संचार साधनों की तरक्की हुई है और इसकी उपलब्धता से ही वैश्वीकरण अस्तित्व में आया है। प्रौद्योगिकी क्रांति ने विश्व को बहुत नज़दीक ला दिया है। दुनिया छोटी हो गई है। टेलीग्राम, टेलीफोन, इंटरनेट जैसे साधनों ने विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रौद्योगिकी के इन साधनों के कारण ही विश्व के विभिन्न भागों में विचार, पूंजी, वस्तुओं की आवाजाही आसान हो पाई है। तो इस तरीके से देखें तो स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान रहा है। प्रश्न क्रमांक 4, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार, चिंतन, विचार, जीवन शैली आदि सभी पर वैश्वीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन प्रभावों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला राजनीतिक प्रभाव, दूसरा आर्थिक प्रभाव, तीसरा सांस्कृतिक प्रभाव। आपसे सिर्फ वैश्वीकरण के प्रभाव पूछे जाएं तो आप राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इन तीनों के जो बिंदु आपको सरल लगते हैं उनको समाहित करके एक उत्तर में सभी को लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी वैश्वीकरण के सिर्फ राजनीतिक प्रभाव पूछ लिए जाते हैं या फिर सिर्फ आर्थिक प्रभाव या सांस्कृतिक प्रभाव पूछ लिए जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने तीनों प्रभावों को अलग अलग प्रश्न में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास किया है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, इनको मैंने 2 बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है। वैश्वीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव हैं कुछ सकारात्मक भी हैं और कुछ नकारात्मक भी हैं। सकारात्मक प्रभाव में राज्य की क्षमता बढ़ी है, इससे आंतरिक प्रशासन प्रभावशाली हुआ है। दूसरा, जो राज्य की कार्यों की पारदर्शिता है उसमें वृद्धि हुई है। नकारात्मक प्रभाव देखें तो जो राज्य का कल्याणकारी स्वरूप था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। राज्य का जो नया स्वरूप उभर कर सामने आया है वह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी है, क्योंकि राज्य की भूमिका धीरे धीरे व्यक्ति के कल्याणकारी कार्यों में कम होती जा रही है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार हुआ है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण राज्य की विदेश नीति प्रभावित हुई है। इनमें से आपको जो याद हो जाए उन बिंदुओं को याद कर लें। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि वैश्वीकरण का मुख्य जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था से ही जोड़ा जाता है। तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। आप अभी इन बिंदुओं को देखेंगे, समझेंगे तो आपको कठिन नहीं लगेंगे। सकारात्मक प्रभाव में देखें तो पूरी दुनिया में व्यापार में वृद्धि हुई है, क्योंकि वैश्वीकरण का जो संबंध है वो व्यापार से है। तो वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई है। अब एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ में सरलता से हो पा रहा है। दुनिया भर में पूंजी की जो आवाजाही है वह कहीं कम प्रतिबंधित हुई है, अर्थात पूंजी की आवाजाही सरल हो गई है। रोजगार में वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले क्या होता था, किसी देश में यदि कोई नागरिक है तो वो उस देश के अंदर ही अपने रोजगार की तलाश करता था, लेकिन अब वैश्वीकरण की व्यवस्था के कारण एक देश का जो व्यक्ति है अपनी योग्यता के आधार पर किसी अन्य राष्ट्र में भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। अतः रोजगार का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया है। संसाधनों का उच्च स्तरीय प्रयोग, किसी भी देश में जो संसाधन उपलब्ध होते थे पहले, यदि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो वह उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता था, किंतु आज के समय में वैश्वीकरण के कारण संसाधनों का उच्च स्तरीय प्रयोग संभव हो पाया है। एक अगला बिंदु
इसमें उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। वैश्वीकरण का जो मुख्य लाभ है वो उपभोक्ताओं को हुआ है, क्योंकि कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण एक ही वस्तु के कई विकल्प बाजार में मौजूद होते हैं। उपभोक्ता अपने बजट के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर उन वस्तुओं का चयन करता है और अपनी रुचि के आधार पर वस्तुओं का चयन करके उसका उपयोग करता है। एक ही मार्केट में उसे कई देशों की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों में नकारात्मक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नकारात्मक बिंदु में पहला जो पॉइंट है वो है छोटे उद्योगों को नुकसान। वैश्वीकरण में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ है। इनके उत्पादन के कारण छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ है। लघु और कुटीर उद्योग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण गरीबी और अमीरी का जो अंतर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे जो मुख्य फ़ायदा है वो अमीरों को हो रहा है, जिससे अमीरी और गरीबी के बीच जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। गरीब देशों के हितों की अनदेखी की गई है। ये जो वैश्वीकरण की अवधारणा है ये मुख्य रूप से विकसित देशों से संबंधित है, जिसमें गरीब देशों के हितों की अनदेखी की गई है। अगला बिंदु है बेरोजगारी। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभावों में बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सकारात्मक प्रभावों में यदि हम देखें तो यहाँ मैंने लिखा है कि रोजगार में वृद्धि हुई है, और दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव में देखें तो इसमें लिखा है कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। ये दोनों ही बिंदु अपनी अपनी जगह सही हैं। सकारात्मक प्रभाव में रोजगार में वृद्धि इसलिए क्योंकि रोजगार के क्षेत्र बढ़ गए हैं। अब किसी व्यक्ति को केवल अपने देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। बेरोजगारी इसलिए बढ़ी है क्योंकि वैश्वीकरण के कारण मशीनीकरण हुआ है, और मशीनीकरण के कारण अधिकांश उद्योगों में जो कार्य हैं वो मशीनों के द्वारा किए जाने लगे हैं, जिससे वहाँ श्रमिक वर्ग को, मजदूर वर्ग को रिप्लेस किया जा रहा है, जिससे उनमें बेरोजगारी व्याप्त हो रही है। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है प्रतिभाओं का पलायन। प्रतिभाओं का पलायन अर्थात जो किसी देश के योग्य व्यक्ति होते हैं, जो अच्छी पढ़ाई करके टॉपर्स होते हैं, वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी जो सेवाएं हैं या अपने लिए जो रोज़गार तलाशते हैं वो विदेशों में तलाशते हैं। अतः उनकी प्रतिभाओं का उपयोग उस देश में न होकर किसी अन्य देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इससे जिस देश के वो मूल नागरिक होते हैं वो देश उनकी प्रतिभाओं से वंचित रह जाता है। तो एक वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। आप से यदि आर्थिक प्रभाव पूछे जाते हैं तो आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को मिला जुला के लिख सकते हैं। और यदि प्रश्न आता है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव लिखें तो सिर्फ आर्थिक वाले हिस्से वाले 5 बिंदुओं को लिख सकते हैं, और यदि नकारात्मक प्रभाव पूछे जाएं तो नकारात्मक हिस्से वाले 5 बिंदुओं को आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। इनको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में देखें तो पहला बिंदु है मिलीजुली संस्कृति का विकास। वैश्वीकरण के कारण एक मिलीजुली संस्कृति विकसित हुई है। जैसा कि आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि कई लोग जीन्स के साथ में कुर्ता पहनते हैं, तो ये जो पहनावा है ये मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। जीन्स पाश्चात्य देशों का पहनावा है और कुर्ता जो है वो भारतीय पहनावा है, लेकिन आजकल जो अधिकांश लोग पहनते हैं वो इस टाइप का पहनावा पहनते हैं, जो मिलीजुली संस्कृति का एक उदाहरण है। विचारों में खुलापन आया है वैश्वीकरण के कारण। तीसरा बिंदु है खान पान, रहन सहन और वेशभूषा के विकल्पों में वृद्धि हुई है। आज आप चाहें तो भारत में भी कई विभिन्न देशों के फेमस भोजन का आनंद ले सकते हैं। उनके पहनावे को, उनके वेशभूषा को अपने देश में भी चाहें तो खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं वैश्वीकरण के कारण ही। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों में नकारात्मक प्रभाव देखें तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका एक महाशक्ति है और इसका वर्चस्व पूरे विश्व पर कायम है। तो अमेरिकी संस्कृति भी पूरे विश्व को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव विश्व के प्रत्येक देश पर पड़ रहा है। किसी देश पर कम है तो किसी देश पर ज़्यादा है। छोटे देशों की संस्कृति पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को आता है, और यहाँ तक उन छोटे देशों में संस्कृति
पर अमेरिकी प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि धीरे धीरे उन छोटे देशों की जो संस्कृति है वो उसका ह्रास होने लगा है। तो ये हुए वैश्वीकरण के कुछ सांस्कृतिक प्रभाव। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन कारणों से किया जा रहा है, या वैश्वीकरण का प्रतिरोध लिखिए। जैसा कि अभी हमने वैश्वीकरण के प्रभाव देखे, तो उसमें कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो जो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों की तरफ ध्यान देते हैं, स्वाभाविक सी चीज़ है कि वो वैश्वीकरण जैसी अवधारणा का विरोध करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि वैश्वीकरण के विरोध के कारण क्या हैं। पहला, वैश्वीकरण ने धनिकों को ज़्यादा धनिक तथा गरीबों को ज़्यादा गरीब बनाया है। इससे गरीबों की हालत ख़राब हुई है। तो जब गरीबों की हालत ख़राब होगी तो क्या वो वैश्वीकरण का समर्थन करेंगे? नहीं। तो गरीबों के द्वारा वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया जा रहा है, क्योंकि उनकी स्थिति दयनीय हो गई है, खराब हो गई है। अगला, वैश्वीकरण से राज्य कमज़ोर हुआ है और इसकी ताकत में कमी आई है। वैश्वीकरण के कारण राज्य का जो हस्तक्षेप है या उसकी भूमिका है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तीसरा बिंदु है, वैश्वीकरण से परंपरागत संस्कृति की हानि हुई है। लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीकों से हाथ धो बैठे हैं। अगला, नव साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला है। अगला बिंदु है, विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो लाभान्वित देश हैं वो विकसित देश हैं। लास्ट बिंदु है, पर्यावरण को हानि। कुछ पर्यावरणविद हैं जो पर्यावरण के प्रति सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि वैश्वीकरण के कारण औद्योगिकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उस विकास में पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है, तो जिससे वैश्वीकरण के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। तो अतः ऐसे पर्यावरणविद नहीं चाहते कि वैश्वीकरण जैसी अवधारणा का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि इससे पर्यावरण को हानि होगी। तो एक बार पुनः देखें, प्रतिरोध के कारण क्या हैं? गरीबों की हालत ख़राब हुई है, इसलिए इसका प्रतिरोध किया जा रहा है। दूसरा, राज्य की जो स्थिति है वो कमज़ोर हुई है। तीसरा, परंपरागत संस्कृति की हानि हुई है। चौथा, नव साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला है। पांचवा, विकासशील देशों के हितों की समुचित महत्व नहीं दिया गया है। और छठवां, पर्यावरण को हानि हुई है। आप जो हाईलाइट किए गए हैं इन शब्दों को याद रखेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से याद करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संरक्षणवाद से क्या समझते हैं? संरक्षणवाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसी चीज़ का संरक्षण किया गया है। ये जो नीति है 1991 के पूर्व तक भारत द्वारा अपनाई गई थी। हम नीचे जो दी गई है संरक्षणवाद की नीति का विस्तार में वर्णन किया गया है, उसको पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने दूसरे देशों पर निर्भर रहने की बजाय खुद सामान बनाने का फैसला किया, ताकि दूसरे देशों से निर्यात के स्थान पर हमारे देश के उत्पादक चीज़ों को बनाना सीखें। इसे संरक्षणवाद कहा गया। अर्थात यदि विदेशों से वस्तुओं का हम आयात करेंगे तो हमारे देश में के जो उत्पादक होंगे उनकी वस्तुओं का विक्रय देश के बाज़ार में नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे उनकी जो स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी और हो सकता है कि उनके उत्पादन को संरक्षण ना मिल पाए तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएं। तो सरकार द्वारा उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था या कम रखा था, जिसके कारण जो देशी उद्योग हैं या उत्पादक हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं लिखिए। वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना पूरा पिछला अध्ययन कर चुके हैं उन्हीं के कुछ पॉइंट्स को यहाँ रखा गया है और काफ़ी सरल बिंदु हैं, इनको याद करना आसान है। पहला है, वैश्वीकरण में व्यापार का तेज़ी से विकास हुआ है। ये आगे हम पढ़ चुके हैं कि वैश्वीकरण से व्यापार में वृद्धि हुई है, व्यापार का तेज़ी से विकास हुआ है। दूसरा, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है। यहाँ देश शब्द लिखना शायद छूट गया है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है। अगला है, भौगोलिक अवरोध समाप्त हो जाते हैं। जो भौगोलिक सीमाएं हैं, जो भौगोलिक दूरियां हैं, वैश्वीकरण के कारण वो समाप्त हो जाती हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव होता है।
अगला, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में तीव्रता आती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव आप सभी समझ गए हैं कि एक ही मार्केट में बहुत सारे देशों की जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट हैं, वो उपलब्ध होते हैं, तो इसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव हुआ है और वित्तीय लेन देन आसानी से और तीव्र गति से संभव हुआ है वैश्वीकरण के कारण। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा कुछ 2 पैराग्राफ और मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये आप समझ जाएं, और यदि इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप उनको लिख लें। आर्थिक सुधारों की योजना या नई आर्थिक नीति जो भारत द्वारा 1991 में अपनाई गई थी, उसके अंतर्गत भारत ने क्या किया था, इन बिंदुओं को इस स्लाइड में बताने का प्रयास किया गया है। नई आर्थिक नीति के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर जो प्रतिबंध लगाए थे आयात निर्यात पर, वो हटा दिए थे। भारत ने इन सुधारों के तहत सिर्फ 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया था, तथा जो प्रचलित नियम और नीतिगत उपायों में परिवर्तन करते हुए स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपना लिया था। इस नीति को अपनाने के बाद भारत के अंदर विकास की गति में वृद्धि आई और नियमों को सरल करने की वजह से व्यापार बढ़ गया। इस 1991 के पूर्व देखें तो भारत विकास तो कर रहा था, लेकिन जो भारत के विकास की गति थी वो धीमी थी। लेकिन जब भारत ने 1991 के बाद नई आर्थिक नीति अपनाई तो इससे उसकी विकास दर जो थी वो बढ़ गई। अगला, भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत में भी कुछ समूह ऐसे हैं जो वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से भारत में वामपंथी वर्ग है जो आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वैश्वीकरण के कारण गरीब लोगों को हानि पहुंच रही है, उनके अधिकार छिन रहे हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनकी स्थिति दयनीय हो रही है। तो भारत में वामपंथी पक्ष जो समूह है वो आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध करता है। औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण, बहुराष्ट्रीय निगमों के कारण जो श्रमिक हैं, किसान हैं, उनको उनकी जगह पर मशीनों का प्रयोग करके इन्हें बेरोजगार बनाया जा रहा है। तो श्रमिक और किसानों के द्वारा ऐसे निगमों का विरोध किया जा रहा है। अगला देखें, दक्षिणपंथी द्वारा भी वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध किया गया है। जो दक्षिणपंथी समूह है वो नहीं चाहते कि विदेशी संस्कृति भारतीय संस्कृति पर हावी हो और हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को छोड़कर अन्य देशों की संस्कृति में की तरफ चले जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैलेंटाइन डे जो एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, वो भारत में इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर भारत में ऐसे दिवसों को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो दक्षिणपंथी लोग ऐसे दिवसों का विरोध करते हैं। वो मानते हैं कि इससे भारतीय संस्कृति को हानि होगी और लोग, जो नई पीढ़ी है, वो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ेगी। केबल नेटवर्क पर विदेशी टीवी चैनल जो प्रसारित किए जाते हैं, उनसे भी भारतीय संस्कृति को खतरा माना जाता है। अतः ऐसे चैनलों को बंद करने तथा स्कूल और कॉलेजों में जो छात्राएं को पश्चिमी पोशाक के प्रति जो उनकी रुचि है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो दक्षिणपंथी समूह है, ये इस प्रकार की पोशाकों का, ऐसे टीवी चैनलों का विरोध करता है और अपनी संस्कृति के लिए इन सब को खतरा मानता है। तो भारत में भी वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है। इस तरह देखें तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और इसके प्रश्न आप अच्छे से याद करें, और यदि कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।